नमस्कार, मेरा नाम आस्था है और आप सभी का स्वागत है भाग 3 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी कि उद्यमिता के लिए जो कौशल चाहिए, जो तैयारी चाहिए, क्या-क्या चाहिए, उस सभी पर बात हम करेंगे इस सीरीज़ में। तो पिछले 2 भागों में हमने बात की थी कि उद्यमिता है क्या और स्टार्टअप से वो कैसे डिफरेंट है, अलग है। उसके साथ-साथ क्या-क्या चीज़ें हैं जो उसमें चाहिए, क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं एक व्यवसाय को शुरू करने के और उसे आगे बढ़ाने के। और साथ ही में हमने कई सारे उदाहरण देखे थे आपके इर्द-गिर्द कौन है जो उद्यमी हैं, कोई बहुत बड़े लेवल पर बाहर होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आस-पास भी अगर नज़र घुमाएँगे तो बहुत सारे उद्यमी आपको नज़र आएँगे। और हमने ये भी कहा था कि आप थोड़ा-सा अब चारों तरफ देखें और कौन-कौन हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जो कि उद्यमी है, क्योंकि हमने बात की थी विस्तार पूर्वक कि उद्यमिता है क्या, उद्यमी करता क्या है और किस तरीके से वे अपना कार्य करें, किसको हम उद्यमी कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। तो आशा करती हूँ वो क्लैरिटी आपको बिल्कुल है। आज हम ये देखेंगे इस भाग में कि उद्यमिता का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ रहा है, वो क्यों इतनी अहमियत रखता है और क्या केवल ये एक इंसान के बारे में है जो व्यवसाय शुरू कर रहा है या फिर उसका प्रभाव फैला हुआ है। तो वो हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक वृद्धि और विकास पूरे भारत देश का कैसे उद्यमिता से हो रहा है वो देखते हैं। तो नए बिजनेस का, नए व्यवसाय का जब क्रिएशन होता है, जब नए व्यवसाय, नए उद्योग उनका निर्माण होता है तो फिर इनकम जनरेट होती है, यानी कि आय उत्पन्न करते हैं ये नए व्यवसाय, नए उद्योग। तो जब आय उत्पन्न होती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। फिर जब कोई नया व्यवसाय शुरू हुआ, कोई उत्पाद हम लेकर आए, कोई सेवा हमने शुरू की, तो कई सारे निवेशक देश में और बाहर से भी वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो चाहते हैं कि वो निवेश करें, वो भी उस ग्रोथ का, उस विस्तार का हिस्सा बने। तो फिर निवेश भी हम आकर्षित करते हैं। निवेश होते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा जिसे हम कहते हैं उसका भी विकास होता है, क्योंकि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, यानी कि उस व्यवसाय के लिए, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो सेवा हम दे रहे हैं, जो उत्पाद हम वहाँ पर ला रहे हैं, उस सब के लिए क्या-क्या चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या-क्या चाहिए, तो वो सारा ढांचा तो धीरे-धीरे बढ़ता है, ग्रो करता है, उसका विकास होता है, उसकी पूरी तैयारी होती है। तो जहाँ निवेश आया तो फिर वो ढांचा और ज़्यादा तरीके से प्लान के साथ बढ़ने लगता है। तो वो एक तरह का डेवलपमेंट या विकास होता है। उसके साथ में ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है या योगदान देता है अर्थव्यवस्था की वृद्धि में। आय आ रही है, ढांचा तैयार हो रहा है, अभी आगे और चीज़ें हम देखेंगे। ये सब जब हो रहा है तो पूरी अर्थव्यवस्था को योगदान मिल रहा है बढ़ने में। क्रिएशन ऑफ जॉब्स यानी नौकरियों का सृजन, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये सारे व्यवसाय न होते तो हम रोज़गार की बात ही नहीं करते, है ना? तो जितनी भी ये बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां भी हैं या स्थानीय कंपनियां भी जो हैं, वो कितने लोगों को नौकरियां देती हैं। और ख़ास बात ये है कि शुरुआत जब होती है किसी भी व्यवसाय की तो वो छोटा होता है। हमने ये बात भी की थी पिछले भाग में कि हो सकता है एक उद्यमी अकेला कार्य शुरू करे, पर वो जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, उसका व्यवसाय कैसा है उस पर निर्भर करता है कि वो 1, 2, 4, 10 लोगों को जोड़ेगा धीरे-धीरे। स्टार्टअप की जब हमने बात की तो हमने कहा था वहाँ पर टीम की बहुत अहमियत है और बड़ी टीम, एक अच्छी ताकतवर टीम बनाना उनके लिए ध्यान का केंद्र है ना? तो कई तरह की नौकरियां हर लेवल पर
जिसकी जैसी ज़रूरत है, जैसी प्रोफाइल है, वहाँ जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो कौशल चाहिए, उसके मुताबिक बहुत सारी नौकरियों का सृजन होता है इनकी वजह से, ये जितने भी नए व्यवसाय खुलते हैं। और जब आप ये देखेंगे कि शुरुआत में जैसा हमने कहा बहुत छोटा होता है, पर धीरे-धीरे बढ़ता है। जैसे-जैसे उसका विस्तार होता है, वो आगे बढ़ता है। अधिक काम करने के लिए आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं। जितने भी बड़े-बड़े व्यवसाय हैं, जो आज जिनको आप जानते हैं, वो अकेले एक आदमी का कार्य नहीं है, पूरी टीम का कार्य है। तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, अधिक काम करने की आवश्यकता होती है और इसलिए अधिक लोगों को काम पर रखा जाता है। तो ये तो तय है कि जैसे ही कोई नया उद्यम आएगा, मतलब नौकरियां भी होंगी। तो ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, यानी कि प्रवेश स्तर से लेके एंट्री लेवल से लेकर के उच्च कुशल तकनीकी भूमिकाओं तक, मतलब जहाँ पर आपको हाई स्किल्ड लोग चाहिए, टेक्निकली साउंड, तकनीकी कौशल जिनके अंदर है, वैसे लोग भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें कौशल उतना नहीं चाहिए, लेकिन एक शुरुआती स्तर पर, प्रवेश स्तर पर काम के लिए चाहिए। तो हर तरह की अलग-अलग विभिन्न प्रकार की कौशल के जो स्तर हैं, उसके मुताबिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, है ना? उसके साथ ही इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हमने कहा कि ठीक है, जॉब्स तो आ रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में एक अवसर या आगे बढ़ने का या ग्रो करने का, विकास का एक मापदंड है इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी नवाचार और तकनीकी उन्नति। तो किसी भी इकोनॉमी को आप देखेंगे वो आगे बढ़ रही है तो ये उसका एक अभिन्न अंग है ना? तो जब नया व्यवसाय शुरू होता है उद्यमिता में, हमेशा वो इनोवेशन को ड्राइव करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ज़रूरत पहचानी, जो भी गैप है बाज़ार में, जब उसको देखा तो उसको पूरा करने, उसकी भरपाई करने के लिए वहाँ तरह-तरह के नए अद्वितीय तरीके सोचे जाएंगे और उसी को हम इनोवेशन या नवाचार कहते हैं, है ना? तो नवाचार को बढ़ावा देने का, ताकि ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे समाधान जो पहले नहीं थे, वो सोचे जाते हैं और वही इनोवेशन आता है। तो आप देखेंगे कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे उद्योगों में ऐसा इनोवेशन लाया गया है जहाँ काम करने का या उस ज़रूरत को पूरा करने का तरीका ही बदल गया है। अभी हम उदाहरण देखेंगे आगे तो हम इसको बेहतर समझ पाएंगे, पर हर वक्त जब भी कोई नया उद्योग, व्यवसाय, उद्यम आता है तो इनोवेशन आता ही आता है और वो विकास का प्रतीक है। आप देखेंगे, ये आपने शब्द सुने होंगे, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स, यानी कि उस इनोवेशन, उस नवाचार को के समर्थन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती, उनकी सहायता के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। तो आपने वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में सुना होगा, फंडिंग देते हैं। इनक्यूबेटर्स हैं जो उस स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कुछ समय तक इनक्यूबेटर्स ध्यान रखते हैं ताकि ये सरवाइव कर सके, आगे बढ़े। तो इस तरह के सपोर्ट, इस तरह का जो सहायता है वो ज़रूरी है और वो बढ़ावा देने के लिए मौजूद भी है। फिर आप देखोगे कि जब उद्यमिता या कोई नया उद्यम है वो आएगा तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा ही होगा, है ना? लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि लोगों की समस्याओं के लिए नए समाधान आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय किसी न किसी समस्या के समाधान नहीं आ रहा है, किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आ रहा है। हो सकता है वो ज़रूरत किसी तरीके से ऑलरेडी पूरी हो रही है, ये एक नया तरीका लाया जा रहा है। तो समस्या को ही पूरा करने का बेहतर तरीका आ रहा है जो पहले नहीं था, या उसमें कुछ न कुछ
बदलाव है। तो यानी जब वो आगे बढ़ रहा है समस्या को सुलझाने का तरीका, तो यानी लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जहाँ हम पंखे से हवा करते थे, हाथ पंखे से, फिर टेबल फ़ैन आए, जो हम टेबल पर फ़ैन रखते थे, फिर धीरे-धीरे पंखे आए, उन पंखों में भी बहुत सारा इनोवेशन हुआ, फिर कूलर आए, फिर कूलर के बाद एसी भी है। आजकल हम सेंट्रल कूलिंग की भी बात करते हैं, पूरी डक्टिंग होती है, सब होता है ना? और पंखों को अगर आप किसी दुकान पर जाके देखेंगे, उसमें भी इतने वेरिएशन, इतनी विभिन्न प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। तो ये सब क्या है? ये इनोवेशन है। उस एक ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए, उसके अलग-अलग तरीके, उस पर शोध किया जाता है, उसमें नया उत्पाद लाया जाता है और फिर उसे आगे बढ़ाया जाता है ना? तो लोगों की ज़िंदगी और बेहतर होती है। अब उदाहरण के तौर पर हेल्थ केयर अगर आप लेंगे, स्वास्थ्य की जो देखभाल, शिक्षा, एजुकेशन इंडस्ट्री हुई, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, इन सब में इनोवेशन कितना आया है, आप जानते ही हैं, है ना? कहाँ पर जहाँ बीमारियाँ होती थी, हम किस तरह से जूझते थे और आज कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, यानी लोग जिस उम्र तक जी पाते हैं वो कितनी बढ़ गई है ना? तो ये हमारे हेल्थ केयर के अंदर, स्वास्थ्य देखभाल में जो इनोवेशंस हुए हैं, जितना हम आगे बढ़े हैं रिसर्च की वजह से और जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से, तो ये हुआ है। तो इन इनोवेशंस की वजह से लाइफ की गुणवत्ता, ज़िंदगी की, जीवन की गुणवत्ता और बेहतर हो गई है। लोगों को आय उत्पन्न करने में भी, वेल्थ क्रिएशन, अल्टीमेटली हर इंसान चाहता है कि हम वेल्थ क्रिएट करें, धन का सृजन करें। उसमें ये सक्षम बनाता है। कैसे? लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वो अपने लिए किस तरीके से आय उत्पन्न करें, संपत्ति इकट्ठा कर सकें, है ना? और जब संपत्ति इकट्ठा होगा, आय उत्पन्न होगी, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको मिलेगी, यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता। तो आय, संपत्ति संचय और वित्तीय स्वतंत्रता, ये सब करने के अवसर उनको मिलते हैं। जब ये सब हो रहा है तो धन का सृजन हो रहा है। तो ये सक्षम बनाती है। अब एक और बहुत अहम पहलू है, तो लोगों की जिंदगियां भी बदल रही हैं। तो यानी ये केवल बात एक इंसान की नहीं है कि हमने शुरुआत की, हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा ये उद्यम है, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, नहीं, उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है और लोगों के लिए भी पड़ता है। उनको भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है ना, कई तरीकों से। अब सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन, तो आपने नाम सुना होगा सोशल एंटरप्रेन्योर्स यानी सामाजिक उद्यमी। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। पर वो लोग या ये जो उद्यमी हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो समाज में जो चुनौतियां हैं उन पर काम करते हैं, उनका समाधान करते हैं। कैसे? जैसे आप पॉवर्टी यानी गरीबी हुई, एजुकेशन डिस्पैरिटी यानी शिक्षा में असमानता, वो हुआ, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं यानी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो हैं, है। इन सब पर, ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे सामाजिक चैलेंजेस हैं जिनका ये समाधान करते हैं। अब समझिए, अगर कोई उद्यमी इन्हीं के लिए काम कर रहा है इन एरियाज में, तो लोगों के लिए कितना बड़ा बदलाव आएगा, पूरे समाज में वो बदलाव नजर आएगा। तो सामाजिक बदलाव या सामाजिक परिवर्तन आता है उद्यमिता की वजह से, खास तौर पर जब इन सामाजिक जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन पर काम किया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी पूरे समुदाय का विकास, ये ज़रूरी भी बहुत है। और ये उद्यमिता से या फिर किसी नए व्यवसाय के शुरू होने से, उद्योग के शुरू होने से, उद्यम के शुरू होने से होता ही होता है। पूरे समुदाय के विकास में
ये मददगार साबित होता है। अब आप सोचिए कि कोई स्थानीय उद्यमी है ना, वो कोशिश करेगा कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बेहतर हो, नौकरियाँ वहीं पर प्रदान की जाएं लोगों को। कैसे लोगों की जो समस्या है, क्योंकि वो स्थानीय उद्यम है तो उनको पता है कि क्या चुनौतियाँ हैं, उनके लिए हल निकालना, उनका समाधान करना, वो चीज़ें होती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, आस पड़ोस को पुनर्जीवित करके, यानी वो जो आस पड़ोस है, नेबरहुड है, जो समुदाय है, वो पुनर्जीवित होता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था यानी लोकल इकोनॉमी जो है, उसी जगह की अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे, उसका समर्थन होता है। और अगर आप देखेंगे, एक सस्टेनेबल जो चलती रहे उस तरह का समाधान ढूंढकर वो लेकर आते हैं, जिससे पूरे समुदाय का विकास होता है, पूरा समुदाय अगले लेवल पर पहुंच जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में से कितने लोगों ने ये सुना होगा, है ना? तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कई ऐसी चुनौतियों पर काम करते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हम ये तो कर ही रहे हैं, हम अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में आय उत्पन्न कर रहे हैं, अपने लिए निवेश ला रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, प्रगति कर रहे हैं, तो हमारा तो फायदा हो ही रहा है, धन का अर्जन भी हो रहा है। लेकिन वापस कैसे दे समाज को? तो जो सब कुछ यहाँ से मिला है वो वापस कैसे दे? तो वापस देने में वो उस समुदाय को वापस देते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो कंपनियां हैं वो जाकर के अपने शहर में या जो उनका समुदाय है वहाँ जाकर के कार्य करते हैं, वहाँ जाकर के समर्थन देते हैं ताकि वहाँ का विकास हो सके। तो ये भी एक तरीका है। और फिर उद्यमिता कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। अच्छी प्रतिस्पर्धा ये भी हो सकती है जहाँ होड़ लग जाए एक दूसरे को नीचा दिखाने की। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब अलग अलग तरीकों से एक ही समस्या का समाधान हो सकता है, तो हर वक्त एक उद्यमी या अलग अलग उद्यमी जो एक ही समस्या पर काम कर रहे हैं, वो इसी कोशिश में रहेंगे कि बेहतर से बेहतर समाधान कम से कम कीमत पर कैसे लाया जाए। वो प्रतिस्पर्धा हो जाती है शुरू। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो नए उत्पाद हैं, नई सेवाएं हैं, व्यवसाय के मॉडल हैं, उनको पेश करके एक गतिशील, एक प्रतिस्पर्धी बाज़ार को बढ़ावा देता है। तो जो लोगों को चुनौती देता है और इनोवेशन हो, नई चीज़ें लाओ, कम कीमत पर लाओ, लोगों का फ़ायदा हो सके। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये न हो, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, तो फिर मैं जैसे चाहूँ करूँगी, जिस कीमत पर चाहूँगी बेचूँगी। लेकिन जब मुझे पता है कि प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो फिर मेरा फोकस, मेरा केंद्र ध्यान का इसी पर रहेगा कि बेहतर सॉल्यूशन, बेहतर समाधान कम कीमत पर और जहाँ लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो सके। इससे बेहतर उत्पाद, बेहतर सेवाएं कम कीमतों पर आ सकती हैं। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि आपने कोई उत्पाद बेच तो दिया, लेकिन अब होड़ ये लग जाती है कि कैसे कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक को जो बिकने के बाद की, बिक्री की बाद की सेवा है, वो और बेहतर करें। और आजकल ये कहा जाता है कई कंपनियों में कि अगर आपकी सेवा बढ़िया है, ग्राहक को मज़ा आया आपके साथ डील करके, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद, उस उत्पाद को खरीदने के बाद की जो सेवा आपसे मिल रही है, जो समर्थन मिल रहा है, वो बढ़िया है, तो वो आपके साथ टिका रहेगा, तो वो 4 लोगों को और आपके पास लाएगा। तो आप उस सेवा को बढ़िया कब करेंगे? जब आपको पता है कि 5 लोग और हैं जो यही चीज़ देते हैं, यही समर्थन समाधान यहाँ देते हैं, तो आप करेंगे। तो ये ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद है, ये उस उद्योग के लिए फ़ायदेमंद है और ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है। तो पूरे समुदाय का जो प्रोग्रेस है, विकास है, यहाँ पर होता है।